तो welcome you all in this class. Today we will discuss about the rural society and what is the difference in rural and urban society ना। और ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं AEXT 5111 के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले सोसाइटी आप लोगों को समझने की आवश्यकता है और ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। सोसाइटी आप लोगों की भी सोसाइटीज होगी जहाँ पे आप लोग रहते हैं, चाहे गांव में रहें या शहरों में रहें। ठीक है। तो सोसाइटी या समाज शब्द का प्रयोग हम लोग कई अर्थों में करते हैं, जैसे कि हम पुरुष समाज, मेन सोसाइटी, या फिर महिला समाज, फीमेल सोसाइटी, या तो कई बार फिर हम समाज शब्द संस्थाओं के साथ भी जोड़ कर देखते हैं, जैसे आर्य समाज वगैरह हो गया। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे भारत सेवा समाज। किंतु समाज शास्त्रियों के अनुसार समाज एक अमूर्त शब्द है। अमूर्त शब्द का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट। ये मतलब कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो जस्ट लाइक हम एक इमेजिन कर रहे हैं और लोगों का जो आपसी संबंध वगैरह होता है, उसके आधार पर ये सोसाइटी बनता है, जहाँ समानताओं व विषमताओं के साथ ही सामाजिक संबंध अनिवार्यतः पाए जाते हैं। यदि किसी स्थान पर दो या दो से अधिक व्यक्ति विद्यमान हों, परंतु उनमें किसी प्रकार के संबंध न हो और न ही वे एक दूसरे को किसी रूप में प्रभावित न कर रहे हों, तो फिर वहां पे हम सोसाइटी या फिर समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, सोसाइटी इक्वल टू ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब सोसाइटी की अवधारणा तभी हो सकती है जब ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे लोगों का एक समूह होना आवश्यक है, प्लस लिव टुगेदर लॉन्ग इनफ, और वो बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हों, प्लस शेयरिंग कॉमन वैल्यूज एंड जनरल इंटरेस्ट एज ए सोशल यूनिट। और वो आपस में जो सामान्य मूल्य होते हैं, उनके जो सामान्य रुचियां होती है, उसको एक दूसरे से वो शेयर करते हो। यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है कि वैल्यू क्या है। वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यूज? वैल्यूज आर बेसिक एंड फंडामेंटल बिलीफ्स दैट गाइड और मोटिवेट एटीट्यूड्स और एक्शन। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो मूल्य बुनियादी मान्यताएं हैं जो हमारे दृष्टिकोण या कार्यों को मार्गदर्शन या प्रेरित करने का काम करती है। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हम लोगों का कुछ ना कुछ वैल्यूज होता है, और उन वैल्यूज के तहत हम बंधे रहते हैं। और कोई भी काम हम सोसाइटी के मेंबर के रूप में करते हैं तो वो वैल्यूज ही हमको मोटिवेट करती है। अब सोसाइटी को डिफाइन करने की अगर हम बात करें तो सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन who are organized for their collective activities and who feel that they belong together। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि समाज लोगों का समूह है जिनके बीच कम या ज्यादा स्थायी संबंध या जुड़ाव होता है, जो अपने सामूहिक गतिविधियों के लिए संगठित होते हैं तथा उन्हें लगता है कि वे एक साथ हैं। तो इस प्रकार से हम सोसाइटी का एक जनरल डेफिनेशन की बात करें तो हम सोसाइटी को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट। राइट के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। क्लियर है? इसको अगर हम हिंदी में कहें तो समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की एक व्यवस्था है। तो राइट के आधार पर इस प्रकार से समाज या सोसाइटी को परिभाषित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, सोसाइटी इज द वेब और नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ये मैकावर एंड पेज ने इस प्रकार से इसको डिफाइन किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोसाइटी, किस प्रकार की विशेषताएं अगर उसमें पाई जा रही है तब हम उसको सोसाइटी बोलेंगे। सोसाइटीज आर मेड बाय पीपल। इसका मतलब क्या हो गया कि समाज के अंतर्गत लोग आते हैं, साथ बिना लोगों के कोई भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे। वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर कॉमन। मतलब जो भी लोग पाए जाते हैं किसी सोसाइटी में, उनकी वैल्यूज और इंटरेस्ट, मूल्य और रुचियां जो है वो समान होते हैं। सोसाइटीज आर डायनेमिक। सोसाइटीज आर डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? स्टैटिक नहीं है। समाज स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि स्थिर। तो स्थिर ना होके ये गतिमान होता है। समाज स्थिर ना होके गतिशील है,
जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। वन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, मतलब एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से किसी न किसी रूप में भिन्नताएं पाई जाती है, और साथ ही साथ सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं अपन सोशल कंट्रोल, जिसको सामाजिक नियंत्रण कहते हैं हिंदी में। समाज अपने सदस्यों के व्यवहार व क्रियाकलापों पर अनौपचारिक नियंत्रण रखता है। अनौपचारिक नियंत्रण का मतलब क्या हो गया कि इनफॉर्मल कंट्रोल। वही जैसे कि हम मूल्य की बात कर रहे थे, वैल्यूज की बात कर रहे थे, वही वैल्यूज उन लोगों को रोकती है। अगर कोई गलत काम समाज के लोग अगर करने की सोच रहे हैं, तो वो वैल्यूज ही है जो उनको रोकने का काम करती है, और इसी हिसाब से सोशल कंट्रोल होता है। इसको इनफॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, तो ये इनफॉर्मल हुआ। कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक बदलाव। प्रत्येक समाज के बीच अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। सभी समाजों के लोगों की जो अभिव्यक्ति या फिर एटीट्यूड होती है, वैल्यूज होती है, उसके लॉज जो होते हैं, आपके बिलीव्स वगैरह होते हैं, उसमें भिन्नताएं पाई जाती है। सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। कोई भी सोसाइटी या समाज जो है वो सहकारिता पर आधारित होता है। सहकारिता का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे के साथ आपको मिलकर चलना है, एक दूसरे की आपको मदद करना है, तभी हाँ सोसाइटी या समाज की कल्पना की जा सकती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं सोसाइटी या समाज की। इसके बाद हम बात करते हैं कि रूरल क्या है। हम रूरल सोसाइटी के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले भी इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वॉल्टर एफ विलियम ने कहा था कि रूरल या विलेज, ये दोनों सिनोनिमस वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। रूरल बोल रहे हैं तो विलेज, विलेज बोल रहे हैं तो रूरल। उनके हिसाब से जहाँ पे 100 से 1000 लोग रहते हैं, रूरल या विलेज कहलाता है। वैसे ही आर एन मुखर्जी के हिसाब से इस टाइप की ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पाए जा रहे हैं किसी स्थान पर जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके बीच में होमोजेनिटी होनी चाहिए, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स हो गया, एग्रीकल्चर से मैन ऑक्यूपेशन, रिलेटिव्स, तो ये सब चर्चाएं हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये विशेषताएं जहाँ पर पाई जा रही है वो क्या हो गया, रूरल हो गया। और इस विशेष जगह पे जो सोसाइटी पाई जा रही है वो क्या हो गया आपका, रूरल सोसाइटी। फिर हम बात करते हैं कि इंडियन रूरल सोसाइटी, भारतीय ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं होती है। भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल पीपल। गांव में रहने वाले लोगों का जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। कास्ट इज डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ विलेज। किसी भी गांव की अगर हम बात करें तो कास्ट जो है एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, और ये एक ऐसी संस्था है जो डोमिनेट करती है। कास्ट के आधार पर ही जनरली गांव में अगर हम सोसाइटीज की बात करें तो कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कास्ट के आधार पर ही ये सोसाइटियां बनती हैं। द रिलीजन एंड कास्ट कंपोजिशन ऑफ विलेज लार्जली डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टर। गांव में जो धर्म और जातियां जो पाई जा रही हैं वही इसकी विशेषताओं को निर्धारित करती है। ईच विलेज इज इंडिपेंडेंट, एक गांव दूसरे गांव से इंडिपेंडेंट होता है। विलेज सेटलमेंट और गवर्न्ड बाय सर्टेन ट्रेडिशंस। गांव में जो पुरानी धारणाएं चली आ रही है, ट्रेडिशंस जो चल रहे हैं, वो वहां पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या जो भी क्रियाकलाप वो करते हैं उसको पूरा का पूरा गवर्न करने का काम वो करता है। मतलब उसी के आधार पर ही लोग बंधे होते हैं और अपने सारे काम करते हैं। द रूरल सोसाइटी इज सेल्फ सफिशिएंट। रूरल सोसाइटी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है अपने आप में। चाहे इकोनॉमिकली हम बात करें, चाहे फिर हम सोशली बात करें, वो अपने जरूरत की सारी चीजें खुद पैदा करने में सक्षम है। द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल सोसाइटीज फैमिली। ग्रामीण समाज का जो मेन इकाई है जिससे कि पूरा का पूरा समाज बनता है वो है फैमिली। लेकिन इस प्रकार की चीजें हम अर्बन सोसाइटीज के लिए नहीं बोल सकते हैं। आगे चल के हम लोग रूरल और अर्बन में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अर्बन सोसाइटीज में एक ही फैमिली में अगर आप देखेंगे तो कई सोसाइटीज के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन गाँव में जब आप देखेंगे तो पूरी पूरी फैमिली एक यूनिट की तरह एक सोसाइटी के अगर मेंबर है तो वो उसी सोसाइटी के अंतर्गत ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज इन रूरल सोसाइटीज द फैमिली। एज अ सोशल
economic and religious unit, the village is a separate and distinct entity। मतलब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इकाई के रूप में गांव की अगर हम बात करें तो एक अपना अलग ही पहचान रखते हैं। इसलिए जैसे हम बोल रहे थे कि वन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। गांव में भी जो सोसाइटियां पाई जाती है वो इस आधार पर कुछ ना कुछ तो भिन्नताएं उनमें पाई जाती है और अपना एक निश्चित पहचान वो रखती है। इट इज कॉमन टू फाइंड आउट अ सेंस ऑफ अटैचमेंट। इट इज कॉमन टू फाइंड आउट सेंस ऑफ अटैचमेंट, लोगों के बीच में किस प्रकार का अटैचमेंट है उसको हम इजिली पहचान सकते हैं। विलेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोलेशन। और यहाँ पे आप देखेंगे तो गांव और गांव में पाई जाने वाली सोसाइटियां होती है वो अपने आप में एक तरह से आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब कि अपने आप में एक अकेला यूनिट है और वो अपनी भिन्नता के साथ वो काम कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि विलेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोलेशन। मतलब कि अगर दूसरे गांव से उनका कोई संबंध नहीं है या शहरों से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहे हैं तो भी वो सेल्फ सफिशिएंट हैं कि अपनी सारी एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लाइफ इज होमोजेनिटी। इसका मुख्य विशेषता रूरल लाइफ या रूरल सोसाइटी की क्या है? होमोजेनिटी। यहाँ मोर और लेस जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उसमें होमोजेनिटी पाई जाती है। उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो लगभग मोर और लेस समान होता है। बहुत ज्यादा भिन्नताएं उनमें नहीं पाई जाती। उनका एजुकेशन का लेवल होता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह होता है, या फिर उनके खान पान पहनाव की अगर हम बात करें तो उसमें होमोजेनिटी या समानताएं तो पाई जाती है। द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। रूरल सोसाइटी के अदर विशेषता की अगर हम बात करें तो लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या का घनत्व वहां पर कम होता है। मतलब एक बड़े से जगह में आप देखेंगे शहरों की तुलना में तो बहुत ज्यादा लोग वहां पे नहीं रहते हैं। ठीक है ना? या इसी को बोल सकते हैं कि पर कैपिटा जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होता है। प्रति व्यक्ति भूमि की जो उपलब्धता है वो गांव में ज्यादा है शहरों की तुलना में। लेस सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जिस समाज का कोई व्यक्ति सदस्य है रूरल सोसाइटी की, जहां तक हम बात करें, वो उसी सोसाइटी का ही मेंबर रहेगा फॉर अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है ना? एवर लास्टिंग। इसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत ही कम होता है। लेस इसीलिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद एक व्यक्ति दूसरे सोसाइटी या समाज में जाने के बारे में सोच सकता है। इन शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आए दिन चेंजेस देखने को मिलते ही रहते हैं। लेस एजुकेशन, सिंप्लिसिटी, ट्रेडिशनलिज्म, फैटलिज्म, बिलीविंग सुपरस्टिशंस एटसेट्रा। गांव या रूरल सोसाइटी की बात करें तो ये सारी चीजें वहाँ पर पाई जाती है। एजुकेशन का लेवल थोड़ा सा कम होता है, बहुत ही सिंपल लोग होते हैं वहाँ के। ट्रेडिशनलिज्म होता है वहाँ पे, पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं। फैटलिज्म मतलब कि वहाँ एक प्रकार से भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग भी होते हैं। बिलीविंग सुपरस्टिशंस मतलब कि वहाँ पे जो भी आपकी प्रथाएं, रुचियां व्याप्त है उन चीजों को भी वो मानने वाले होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं आपके रूरल सोसाइटी की। इसके बाद फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी के बीच में क्या भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम में द आइटम ऑफ कंपैरिजन। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं रूरल सोसाइटी में क्या होता है और अर्बन सोसाइटी में क्या होता है। जनरल इन्वायरमेंट एंड ओरिएंटेशन टू नेचर। तो हम रूरल सोसाइटी की बात करें तो क्लोजली एसोसिएटेड विथ नेचर। ये नेचर या प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं जो रूरल सोसाइटी के लोग हैं। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रेन्स, ड्रॉट, हीट एटसेट्रा। मतलब जो भी नेचुरल एक्टिविटीज, एलिमेंट्स या इवेंट्स है उसका डायरेक्ट प्रभाव यहाँ के लोगों पर पड़ता है। लेकिन जब हम अर्बन सोसाइटी की बात करें तो रिमोट फ्रॉम नेचर मतलब कि प्रकृति से दूर रहते हैं ये लोग। प्रीडोमिनेंस ऑफ मेन मेड इन्वायरमेंट मतलब ये रेन से बचने के लिए, ड्रॉट से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल चीजों का उपयोग करके वो कहीं न कहीं बच जाते हैं।
अर्बन सोसाइटीज की बात करें, वहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशन, तो मेजर ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, इसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल सोसाइटी। नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस और सेकेंडरी इन इम्पोर्टेंस, मतलब कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करें क्या एग्रीकल्चर है, और उसके अलावा जो है वो सेकेंडरी बहुत ही कम वहां पर पाया जाता है ना। मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर नॉन एग्रीकल्चर एंड स्पेशलाइज्ड। अर्बन सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स होता है, स्पेशलाइज्ड जॉब्स होते हैं उसके एग्रीकल्चर के अलावा, है ना। वर्किंग कंडीशंस क्या है? बीइंग एग्रीकल्चर वर्क इन ओपन एयर, खुले वातावरण में इनको काम करना होता है। एग्रीकल्चर का काम तो खुले वातावरण में करने का होता है। वर्क इन क्लोज इन्वायरमेंट, ग्रेटर आइसोलेशन फ्रॉम नेचर, मतलब कि ये प्रकृति से दूर रहते हैं, क्लोज इन्वायरमेंट में ये काम करते हैं। पुअर फ्रेश एयर, यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फैमिली की बात करें तो वर्क एज ए यूनिट, पूरी की पूरी फैमिली की तरह काम करती है। लेकिन शहरों में आप देखें अर्बन सोसाइटीज में तो एक ही परिवार के अगर 4 भाई हैं तो चारों अलग अलग जगह पे रहेंगे। मतलब यहाँ पे आपका ज्वाइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे न्यूक्लियस फैमिली वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा रहता है, ठीक है ना। मोर, तो इसलिए अपन बोल रहे हैं रूरल सोसाइटी में क्या है, मोर यूनिटी और इंटीग्रिटी एंड मोर कॉन्टेक्ट बिटवीन मेंबर्स, लोगों के बीच में संपर्क जो है, उनका जो संबंध होता है बहुत ही क्लोज होता है, बहुत ही एकता उनके बीच में होती है, ठीक है। वैसी साइज ऑफ कम्युनिटी की बात करें, समुदाय के आकार की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी इज स्मॉल इन साइज। रूरल सोसाइटी का जो समुदाय होता है, लोगों की संख्या होती है, वो कम होता है, छोटा साइज होता है। लैंड टू मेन रेशियो इज हायर, ठीक है ना। अभी मैं पिछले स्लाइड में बोल रहा था, इसी को बोलते हैं कि पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता। तो ये क्या होता है, ज्यादा होता है। कहाँ पे ज्यादा होता है? रूरल सोसाइटीज में ज्यादा होता है। अर्बन सोसाइटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी इज लार्ज, यहाँ का जो समुदाय होता है वो साइज में बड़ा होता है। लेस लैंड पर पर्सन, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता की बात करें तो यहाँ पर कम होता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है कम होता है। रूरल सोसाइटीज में हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। मटेरियल पोजीशन लेस, मटेरियल पोजीशन इन द सेंस क्या हुआ कि रूरल सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट या लग्जरियस लाइफ जीने की तरफ नहीं जाते, तो बहुत लिमिटेड चीजों में अपना जीवन यापन ये कर लेते हैं। लेकिन अर्बन सोसाइटीज में बात करें तो वहाँ पे लग्जरीज चाहिए, वहाँ पे कंफर्ट भी चाहिए, तो हमारे पास कार भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके मटेरियल पोजीशन के अंतर्गत आ रहा है आपका होमोजेनिटी एंड हिट्रोजेनिटी। पहले भी अपन चर्चा कर रहे थे कि रूरल सोसाइटी में क्या पाई जाती है, होमोजेनिटी पाई जाती है। सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें समानताएं पाई जाती है, चाहे वो उनकी बिलीफ्स मान्यताएं हो या लैंग्वेज वगैरह हो, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे उनकी पहनावा हो, चाहे वो खान पान हो। लेकिन जब हम अर्बन सोसाइटी की बात करें तो मोर हिट्रोजीनियस, यहाँ पे भिन्नताएं पाई जाती है। वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, उनकी अलग अलग रुचियां होती है, ऑक्यूपेशंस उनके अलग अलग होते हैं, उनका जो लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर नेचुरल आउट ग्रोथ ऑफ रूरल सोशल लाइफ, मतलब ग्रामीण सामाजिक जीवन या रूरल सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नेचुरली आपका नेचुरली वो जस्ट इमर्ज होते जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फैमिली is a basic institution of village or rural society. Caste is a another social institution of rural society. लेकिन जब अर्बन सोसाइटीज की बात करें, न्यूमरस इनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, मतलब उनके द्वारा बनाए हुए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से और यहाँ पे समझ सकते हो आप रूरल सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि अगर आप उस पर्टिकुलर परिवार में पैदा हो गए तो उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो गए, फैमिली हो गया, कास्ट हो गया, ठीक है ना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशंस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये पूरा पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है आप लोगों का। तो ये होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब सामाजिक स्तरीकरण,
ठीक है ना। सामाजिक स्तरीकरण मतलब किसी भी सोसाइटी को या समाज को कई स्तरों में बांट देना। तो कई स्तरों में बांटने का आधार कई बार एजुकेशन हो सकता है, ठीक है ना, इलिटरेट, ठीक है ना, लोअर एजुकेटेड पर्सन्स, हायर एजुकेटेड पर्सन्स, ऐसा करके तीन चार कैटेगरीज में आप उसी हिसाब से बांट सकते हो। इकोनॉमिक बेसिस भी हो सकता है, बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्न जो लोग हैं हाई इनकम ग्रुप में उनको डालते हैं, उसके नीचे वाले मिडिल इनकम ग्रुप हो गया, ठीक है ना, लोअर इनकम ग्रुप हो गया। इस प्रकार से पूरे पूरे सोसाइटी को कई स्तरों में बांट देना आपका क्या कहलाता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? हाँ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, लेस अमंग ग्रुप एंड लो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो अलग अलग स्तरों में जो बांटने की बात जो हो रही है, यहाँ पर क्या होता है? कम होता है लोगों के बीच में, या पूरी सोसाइटी को हम कम स्तरों में बांट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे होमोजिनिटी ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जब हम अर्बन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर हिट्रोजेनिटी पाई जाती है, ठीक है ना, लोगों में पहले से भिन्नताएं पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग स्तरों में बांटने की संभावनाएं भी ज्यादा होती है अर्बन सोसाइटी में। ठीक है। सोशल कॉन्टेक्ट्स एंड टाइप, लेस नंबर, सोशल इंटरेक्शन इज नैरो, मतलब लोगों का, एक सोसाइटी के लोगों का दूसरे सोसाइटी के लोगों के साथ जो इंटरेक्शंस हैं या कॉन्टेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो रूरल सोसाइटी के केस में कम होता है, लेकिन अर्बन सोसाइटी के केस में ज्यादा होता है। एक सोसाइटी के लोग दूसरे सोसाइटी से भी किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं, उनका इंटरेक्शंस भी ज्यादा होता है। सोशल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल एंड टेरिटोरियल मोबिलिटी इज लेस इंटेंसिव। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल मतलब कि जो रूरल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो, उनका ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। और यहाँ पे मोबिलिटी कम होती है, वो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर का ही काम करते रहेंगे। मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि एक ऑक्यूपेशन को छोड़ के आप अगर दूसरे ऑक्यूपेशन को अपना रहे हैं तो वहां पर मोबिलिटी होगी, लेकिन वो चीजें रूरल सोसाइटी के केस में नहीं पाया जाता। ठीक है। एंड टेरिटोरियल मतलब जहां पे लोग रह रहे हैं लंबे समय तक वहीं पे रहते हैं, वहां को छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाएं ऐसा नहीं होता। लेकिन अर्बन सोसाइटी के केस में क्या होता है कि सोशल मोबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है ना। चाहे टेरिटोरियल मोबिलिटी क्यों ना हो, लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या जाने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, ये है इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है और फॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये पहले भी अपन चर्चा किए थे कि फॉर्मल मीन्स क्या होगा, इफ एनी थिंग इज अबाइड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर किसी चीज को आप नियमों के तहत अगर बांध दो और इन नियमों के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है तो क्या होगा? फॉर्मल होगा, फॉर्मल, औपचारिक। और दूसरा इनफॉर्मल, यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है ना। तो सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण रूरल सोसाइटी के केस में क्या है? इनफॉर्मल, अनौपचारिक है। अनौपचारिक कैसे हुआ? जैसे कि पहले अपन बात कर रहे थे कि वैल्यूज जो है, ठीक है ना, वो वैल्यूज ही उनको बाध्य करती है कि हमको ये पर्टिकुलर काम एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब अर्बन सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे औपचारिक कंट्रोल होता है, यहाँ पे नियम कायदे कानून से आप बंधे रहते हो, उन नियमों का पालन करते हुए ही आप अर्बन सोसाइटी के मेंबर हो सकते हो, ठीक है ना। देन फिर यहाँ पर आप देखिए क्या नाम है, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। रूरल लाइफ इज रिलेटिवली स्टैटिक एंड स्टेबल। रूरल लाइफ या रूरल सोसाइटी में जो भी चीजें चलती हैं वो क्या होती है? स्टैटिक होती है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। वहाँ पे चेंज या तो होता ही नहीं है या बहुत लंबे समय के बाद कुछ चेंज या कुछ बदलाव वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अर्बन सोसाइटीज की बात करें तो यहाँ पे रैपिड चेंज की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। सोशल सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी का मतलब होता है क्या? यूनिटी, सामाजिक एकता। रूरल सोसाइटी के लोगों के बीच में एकता बहुत ज्यादा पाई जाती है, प्रगाढ़ उनका संबंध होता है एक दूसरे से। और अर्बन सोसाइटी के मेंबर्स के बीच अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो यूनिटी है
रूरल सोसाइटी के कंपैरिजन में कम होता है, कम देखने को मिलता है, ठीक है ना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जीवन जीने का स्तर, रूरल सोसाइटी में आपका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कंफर्ट और इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, लग्जरीज की बात कर रहे थे। अर्बन सोसाइटी के लोग इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इन गाँव के लोग जो है सिंपल सादा जीवन व्यतीत करने में वो विश्वास करते हैं। क्लियर है? देन फिर इकोनॉमी, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जीवन यापन करने के लिए ही कमा रहे हैं, और उनका उतना अगर प्रॉफिट हो रहा हो, उतना पैसा मिल जाए जिनसे उनका जीवन यापन चल सके, वो खुश हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कैश, मतलब जीवन यापन ही केवल हमारा एक उद्देश्य नहीं है। जो अर्बन सोसाइटी के जो लोग हैं, उनका उद्देश्य है कि उनको पैसे की बचत भी करनी है, बचत करके फिर उसको कंफर्ट या लग्जरीज में यूज करना है ना। कम्युनिकेशन, रूरल सोसाइटी या गांव की कम्युनिकेशन या संचार की बात करें तो लेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर कम है, रोड वगैरह की कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बहुत सारी, रेलवेज भी मिल जाएगा आपको, एयरवेज भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। कम्युनिकेशन भी यहाँ का बहुत तगड़ा होता है, संचार सुविधाएं जो है यहाँ पर अच्छी पाई जाती है अर्बन सोसाइटी, ठीक है ना। ये सोसाइटी और एज ए होल अपन क्या बोल सकते हैं? सिंपल, बहुत ही सिंपल है, यूनिक ग्रुप सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटी के बीच में है, इन बिटवीन सोसाइटी ऐसा कोई ग्रुपिंग नहीं होता है। लेकिन अर्बन सोसाइटी की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, मल्टी ग्रुप सोसाइटी। यहाँ पर इन बिटवीन सोसाइटी और कुछ ग्रुप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कल्चर यहाँ का बहुत सेक्रेड होता है, बहुत ही धार्मिक, अपने संस्कृति को बहुत ही ज्यादा मानने वाले लोग होते हैं। किसी भी प्रकार की छेड़खानी अपने कल्चर में गांव के लोग या रूरल सोसाइटी के लोग बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पे सेक्युलर होते हैं, मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहीं तक था, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं।